नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज मेंस डे 2025 की शुरुआत करते हैं। रोज़ एक सवाल आपके सामने हम दोपहर 12 बजे लेके आएंगे और इस क्वेश्चन को, मेंस के क्वेश्चन को किस प्रकार से अप्रोच करना है, उसमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है और कैसे अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की एबिलिटी को बढ़ाना है, इनके ऊपर हम काम करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस से शुरुआत करने वाले हैं और जनरल स्टडीज 2 जो 2024 का पेपर था वहां से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं मेंस और इंटरव्यू की स्टेजेस से गुजर चुका हूँ यूपीएससी के। कुछ चीज़ें सीखी हैं उस दौरान और अपने आसपास सक्सेसफुल कैंडिडेट से भी बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। चलिए क्वेश्चन हम उठाते हैं। सबसे पहले जनरल स्टडीज़ 2 में से जो आपके फंडामेंटल्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क या आप इसको कह सकते हो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उसके ऊपर आधारित एक सवाल है। क्वेश्चन आया था, द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन द मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, इल्यूसिडेट। जब भी आप मेंस का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आप दो बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहली बार आप क्वेश्चन को एंटायरिटी में पढ़ेंगे और दूसरी बार उसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने की कोशिश करेंगे। तो ग्रोथ ऑफ द कैबिनेट सिस्टम, तो कैबिनेट सिस्टम है पहला कीवर्ड, हैज प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन द मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। तो कैबिनेट सिस्टम से प्रैक्टिकल टर्म्स में देखा जाए तो, यानी व्यावहारिक तौर पे देखा जाए तो, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का सिस्टम मार्जिनलाइज हुआ है। तो ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को एल्यूसिडेट करना है। एल्यूसिडेट इज इक्वल टू एक्सप्लेन, ठीक है, या एक्सपैंड, ठीक है, या सिंप्लीफाई। दिस सिंप्लीफाई करके समझाओ हमें, है ना। तो ये एल्यूसिडेट का मतलब है कि इस स्टेटमेंट को हमने समझाना है। अब सिंपल सी बात है, यदि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स और 150 वर्ड्स का है तो आपको बहुत ही जल्दी माइंड में फॉर्मुलेट कर लेना है कि मैं इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा। किसी भी मेंस आंसर के स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है कंक्लूजन। ये तो जनरली आप जानते ही हैं और कई जगह पे आपने इसके बारे में सुना भी होगा। अब जब भी आप किसी मेंस के आंसर को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसके लिए आप अपने माइंड में थंब रूल बना लीजिए कि मैं 7 तरीके से उसे इंट्रोड्यूस कर सकता हूं या कर सकती हूं। देयर कैन बी 7 ways in which I can introduce a mains answer. One can be defining the particular term. किसी टर्म के बारे में पूछा है तो उसको डिफाइन कर दो। जैसे यहां पे कैबिनेट को बारे में पूछा है तो कैबिनेट को डिफाइन कर दो। ये ऑप्शंस बता रहा हूं। दूसरा हो सकता है आप उस टर्म का कोई हिस्टोरिकल फैक्ट या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दो, ठीक है, कि ये जो कैबिनेट शब्द है हमारे संविधान में इमरजेंसी के बाद 44th अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था। कैन बी हिस्टोरिकल। थर्ड इज यू कैन गिव एनी डेटा। हर क्वेश्चन में हर एक चीज अप्लाई नहीं होगी। ये मैं 7 फॉर्मूला बता रहा हूं, वो किसी क्वेश्चन में डेटा बेटर है, किसी क्वेश्चन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बेटर है, किसी में डेफिनेशन बेटर है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे आप समझते जाओगे कि किस क्वेश्चन में क्या यूज करना है, ठीक है। अदर कैन बी रैंकिंग रिपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। यूनिसेफ ने, यूनेस्को ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग संस्थाओं ने कुछ रैंकिंग निकाली, रिपोर्ट निकाली, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला, उसका इस्तेमाल किया आपने। फिफ्थ इज करंट अफेयर्स एग्जाम्पल। कोई भी करंट अफेयर्स का एग्जाम्पल जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, किसी क्वेश्चन से रेलेवेंट हो, रीजनेबली यूज किया जा सके। और जैसे जैसे आप मेंस डे फॉलो करते जाओगे हम हर एक तरीके से क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना सीखेंगे। 6th तरीका इज कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल। कोई भी संविधान का आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण होता है, नॉट ओनली इन पॉलिटी बट कैन ऑल्सो बी इन GS3 इकोनॉमी, इन एनवायरनमेंट। आपको पता है एनवायरनमेंट के बारे में जब सवाल आता है तो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज के आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पे एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देने के लिए हमने कदम उठाए, है ना। एंड लास्टली यू कैन ऑल्सो यूज एनी काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ठीक है।
और इट कुड बी अ लॉ दैट वाज पास्ड, है ना, मतलब कोई और लीगल तरीका जिसको इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप डिफाइन कर सकते हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता सकते हो, कोई डेटा नंबर्स दे सकते हो, रैंकिंग रिपोर्ट इंडेक्स के बारे में बता सकते हो, करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में उसे स्टार्ट कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से। मैं आपको रिस्ट्रिक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करना हमारा एक बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। अगर हम अपने ऑप्शन बहुत ज्यादा ओपन रख लेंगे देन वील स्टार्ट थिंकिंग वे टू हार्ड एंड वे टू लॉन्ग एंड दैट इज नॉट समथिंग वी वांट टू डू। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक चीज मुझे खटक रही थी शुरुआत से, वो ये कि कैबिनेट सिस्टम से पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का जो सिस्टम है वो मार्जिनलाइज हो रहा है, इसे इल्यूसिडेट करना है। गौर देने वाली बात यह है कि यहां पे इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑल्दो ये यूपीएससी का एग्जाम इंडिया में हो रहा है, इसलिए हम ये अज्यूम करेंगे कि हम जो आंसर लिखेंगे वो इंडिया के कंटेक्स्ट में ही लिखेंगे, क्योंकि हमें इंडियन पॉलिटी सिलेबस में और इंडियन पॉलिटी के बारे में ज्यादा पता हो। लेकिन अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूं ना, तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इज नॉट अ प्रिंसिपल दैट वी फॉलो। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का मतलब होता है कि अल्टीमेटली पार्लियामेंट जो कानून बनाता है, रूल्स बनाता है, लॉज बनाता है, वो अल्टीमेट होते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं होता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी या पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का प्रिंसिपल नहीं है। हाँ, एक मेथड ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है जिससे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के पिलर को आंसरेबल ठहराता है। तो आपको 3 पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट तो पता ही होंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। पार्लियामेंट का काम है कि वो एज लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहराए। अब बस हमने ये देखना है कि कैबिनेट सिस्टम से इस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है लेजिस्लेचर को वो कैसे अफेक्ट होती है। शुरुआत करने के 2 तरीके मैंने ढूंढे हैं। आपके पास अगर कोई बेहतर तरीका हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। अगेन इट्स नॉट अ वन साइज फिट ऑल अप्रोच कि मैं जो बताऊंगा वही तरीका सही है, लेकिन जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए अप्रोच देने के लिए यह तरीका सही है, इसमें मैं पूरा विश्वास रखता हूं। Option number 1, while our parliamentary system does not subscribe to the concept of supremacy, its functioning as an accountability manager to the executive has seen certain challenges via the cabinet system. मैं इस तरीके से शुरुआत करना चाहूंगा अगर मैं सिंपली इस स्टेटमेंट को एड्रेस करना चाहता हूं। अदरवाइज अगर मैं इसमें आर्टिकल भी घुसाना चाहता हूं तो वो भी कर सकता हूं। While the word cabinet has not been defined in the constitution, Article 352 mentions it. Article 352 deals with national emergency. So in practice though, cabinet system has grown, led to certain challenges to the role of parliament. मैं इस तरीके से ही इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, इन दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकता हूं। देखिए, कैबिनेट सिस्टम जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आई होप आपने पॉलिटी में बेसिक्स में पढ़ा होगा कि जब मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता हूं तो वो एक बड़ा पूल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, मंत्रिमंडल होता है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। लेकिन कैबिनेट एक रिस्ट्रिक्टेड 15 से 20 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है जिनके अंदर विद इन कमिटीज बनती हैं, और ये कमिटीज बेसिकली डिसीजन मेकिंग को हाईजैक करती हैं। इसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कई बार कि पार्लियामेंट का रोल कम हो रहा है। तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को चैलेंज कहां से मिल रहा है, अब सेकंड पॉइंट हमने यहां से उठाना है। तो आपने इमेजिन क्या करना है कि मैंने इंट्रोड्यूस कर लिया इस स्टेटमेंट को, फिर मैंने स्ट्रक्चर में इस स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश की कि कैसे कैबिनेट सिस्टम से पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी अफेक्ट हो रही है। देखिए, जब आप पहली बार क्वेश्चन का आंसर फॉर्मुलेट करेंगे तो वो सीधा स्ट्रक्चर में नहीं बैठ जाएगा, आपके पास रैंडम पॉइंट्स आएंगे दिमाग में। So when you are very early on starting on with answer writing, I would rather expect you, आपसे रादर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप पहले पॉइंट्स जॉट डाउन करने की प्रैक्टिस करें। जैसे अब आपको कैबिनेट सिस्टम से या पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को पिछले कुछ समय में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इसके बारे में जो भी पॉइंट आता है उसे लिखने की कोशिश करें पहले, इनिशियली फॉर द फर्स्ट 10-15 डेज व्हेन यू आर स्टार्टिंग आंसर राइटिंग। क्योंकि ये जो इनर्शिया होता है ना कि मैं परफेक्ट आंसर स्टार्टिंग से नहीं लिख पा रहा हूं, वो हमें बहुत तकलीफ दे सकता है। इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ हैसल। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि आप जब स्टार्ट करें आप बस पॉज करो और सोचो और लिख दो वो पॉइंट। क्या आपको लगता है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को क्या खतरा महसूस हो रहा है, या पार्लियामेंट की फंक्शनिंग कैसे अफेक्ट हो रही है पिछले कुछ सालों से। अब आपने जब सोच लिया है तो उसको स्ट्रक्चर में ढालना है। So first subheading of the answer will be examples of marginalization of parliament. Number 1 is ordinance. आपको पता है कि आर्टिकल 123 और 213 के अंदर गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं और प्रेसिडेंट भी इशू कर सकते हैं।
सो इसको आप लिखोगे कैसे? यूज ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अंडर आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 213 बाय प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हैज बीन कंसिस्टेंटली यूज्ड। अब इस पर्टिकुलर आंसर को आप बिना करंट अफेयर्स के भी लिख सकते थे, लेकिन अगर आपको करंट और कंटेम्प्रेरी अफेयर्स की जानकारी है या आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की जानकारी है तो यह आंसर आपका बेहतर हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप यह बोल सकते हो कि इट वॉज ऑल्सो पॉइंटेड आउट इन डीसी वाधवा केस 1986 where repromulgation of ordinance was held as fraud on constitution। बस ये पॉइंट खत्म हो गया। आपको मैक्सिमम 2 लाइनें, मैक्सिमम 2 लाइन्स पर पॉइंट लिखनी है। वैसे तो आइडियली 1 लाइन लिखनी है, लेकिन मैक्सिमम 2 लाइनें तो आप जा सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज पार्लियामेंट कैलेंडर। पार्लियामेंट का कैलेंडर कैसे डिसाइड होता है? पार्लियामेंट को समन और प्रोरोग करने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, बट पार्लियामेंट का जो कैलेंडर डिसाइड होता है वो कमिटी ऑफ कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स में डिसाइड हो जाता है और वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा पब्लिश कर दिया जाता है। पार्लियामेंट से आप पूछते नहीं हो कि कब मिलना है, कैसे मिलना है ना। सो कैबिनेट के बनने की वजह से आप कह सकते हो कि पार्लियामेंट का कैलेंडर भी कैबिनेट के द्वारा डिसाइड होता है। थर्ड, पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीडिंग्स का सिस्टम कैसे चलेगा, कौन से बिल को सुना जाएगा, कौन से बिल को नहीं सुना जाएगा, ये भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिसाइड करती है। उसमें भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी रूलिंग पार्टी के ज्यादा मेंबर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन पार्लियामेंट फंक्शनिंग स्लोज डाउन। फोर्थ, आपको सब हेडिंग जरूर याद रखनी है। Sub headings is very important. Underline the sub heading that you're writing. So the fourth point you're writing is parliamentary committees को कम बिल रेफर किए जाते हैं। इसका हमारे पास डेटा मौजूद है और इसे आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन अ लॉन्ग सेंटेंस यू कैन राइट लेस रेफरेंस टू पार्लियामेंट्री कमिटीज। ये ग्राफ PRS पार्लियामेंट्री रिसर्च की वेबसाइट से लिया गया है, जहां पे आप 17th लोकसभा में देखोगे तो 16% बिल्स को पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया। 16th में इससे ज्यादा था, 15th में उससे भी ज्यादा था। तो आप इतना भी ग्राफ बना दोगे तो भी पता लग जाएगा कि बिल्स जो पास हो रहे हैं वो कमिटीज के पास भी नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब कैबिनेट कमेटी जो है वो, या कैबिनेट जो है वो किसी पर्टिकुलर बिल को, ड्राफ्ट बिल को क्लियर कर देती है, उसे पार्लियामेंट में प्रस्तुत कर देती है और वो बिना कमेटी के पास जाए पास कर दिया जाता है। 1970 से लेकर अभी तक एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है। दिस इज ऑल्सो पॉइंटिंग आउट कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी या पार्लियामेंट का जो रोल है वो मार्जिनलाइज हो रहा है। एंटी डिफेक्शन लॉ या डिसेंट इज रेगुलेटेड बाय पार्टी विप। तो रूलिंग पार्टी कि कैबिनेट की मीटिंग में जो डिसाइड हो जाता है वही सभी एमपीज को वोट करना पड़ता है इन द पार्लियामेंट। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि 10th शेड्यूल के अंदर आपको यह पता होगा कि यदि आप पार्टी के दिए गए निर्देश के खिलाफ वोट करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंडर एंटी डिफेक्शन। इससे क्या होता है, पार्लियामेंट का रोल इंपॉर्टेंट नहीं रहता, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि किसी पर्टिकुलर मामले को लेकर मैं अपनी पार्टी से सहमत नहीं हूं और मैं पार्लियामेंट में उसे डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होता है। अनदर पॉइंट विच यू कैन यूज इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का इस्तेमाल करना। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि पार्लियामेंट लॉ बना देता है, बट अल्टीमेटली जो रूल्स बनाने होते हैं वो मिनिस्ट्री और कैबिनेट के कंट्रोल में रख दिए जाते हैं। अब इसके चलते जो रोल पार्लियामेंट का था वो डेलीगेट हो जाता है, एंड ऑल्दो इट इज नेसेसरी बट इट एक्चुअली डाइल्यूट्स द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। अनदर पॉइंट विच यू मे राइट और मे नॉट राइट, ठीक है, यहां तक बहुत पॉइंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं तो कहता हूं 5 पॉइंट अगर आप लिख देते हो तो आपका आंसर सफिशिएंटली बेहतर है। प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन होना बेहद जरूरी है। अब इसमें हम क्या करते हैं, कैबिनेट प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन नहीं करता है, मतलब कानून बनाने से पहले ड्राफ्ट लॉ के ऊपर कमेंट्स, ऐसा कुछ कानूनों में होता है, कुछ कानूनों में नहीं होता है। इसकी जो क्लियर कट पॉलिसी 2013 में पॉलिसी भी आई थी उसको फॉलो कंसिस्टेंटली नहीं किया जा रहा है। ये 8 चीजें दर्शाती हैं कि कैबिनेट हैज
प्रैक्टिकल टर्म्स में उसने पार्लियामेंट को ओवरशैडो किया। पर आप इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देके क्लोज करोगे इस आंसर को। यू विल नॉट 100% agree with the statement because although the cabinet system has grown but parliament still has its powers। पार्लियामेंट के पास अभी भी पावर्स है। ये 4 एग्जाम्पल आप उसके दे सकते हो। नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी भी आते हैं और उनके ऊपर डिस्कशन होती है, चाहे आपके पास ब्रूट मेजॉरिटी थी 2019 में, तो 2018 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, अभी 23 में भी उससे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल कमिटीज जो हैं वो काम करती हैं, और एक्चुअल में अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हो तो आपके आंसर कैसे एम्बेलिश हो सकते हैं, ये उसकी एक उदाहरण है। 6 सितंबर 2024 को ये खबर आती है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है पार्लियामेंट की 31 मेंबर की कमेटी, जिसके चेयरपर्सन ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर होते हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो रेगुलेटरी बॉडीज का परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। इसका मतलब अभी भी आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियल कमिटीज आर स्टिल having a lot of important role to play in the scrutiny over the regulatory bodies or some other financial accountability। thirdly budgetary control या बजट के ऊपर जो कंट्रोल है अभी भी पार्लियामेंट का बना हुआ है। जो भी बजट आता है उसके ऊपर विचार विमर्श डिस्कशन होती है, और कुछ नॉन चार्जेबल एक्सपेंडिचर के ऊपर तो वोटिंग भी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन आवर, मोशन ऑफ थैंक्स, ये सारे ऐसे पिलर्स हैं जिनके थ्रू पार्लियामेंट अभी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए आपको अल्टीमेटली पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आप एक तरीके से वन साइडेड आंसर दोगे, इनकंप्लीट आंसर दोगे। सो ये 4 पॉइंट अगर आप लिख देते हो दैट इज इनफ। नाउ इन द लास्ट, इन द एंड, यू हैव टू टॉक अबाउट द बैलेंस ऑफ पावर अलॉन्ग विद सेपरेशन ऑफ पावर। इन दोनों प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख, बैलेंस ऑफ पावर एंड सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, लेजिस्लेचर अपना काम करे। बैलेंस ऑफ पावर मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पास इतनी पावर ना हो इंडिविजुअली कि वो एक दूसरे को हाईजैक करने लग जाए। तो कैबिनेट के पास पावर्स तो हैं, लेकिन लेजिस्लेचर उसे चेक में रखता है। इसीलिए ये मॉन्टेस्क की जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात है वो यहां पे आप फाइनल कंक्लूजन में हाईलाइट कर सकते हो कि दिस इज समथिंग दैट वी वांट व्हेन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स आर यूनाइटेड इन द सेम पर्सन और इन द सेम बॉडी, देयर कैन बी नो लिबर्टी। तो अल्टीमेटली यदि आपको एक ऐसी सोसाइटी में रहना है जहां आर्टिकल 21 लिबर्टी हो, इसके लिए ये बैलेंस जरूरी है। दैट्स इट, खत्म आंसर। ठीक है, और भी तरीके होते हैं आंसर्स को कंक्लूड करने के, जिसके बारे में मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किसी क्वेश्चन का पीवाईक्यू से क्या लिंक जोड़ा जा सकता है। यदि आप थीम वाइज पीवाईक्यूज पढ़े और पार्लियामेंट के रोल के बारे में जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं तो उसे पढ़े, तो आपको रेपिटिशन नहीं दिखती है। ये ध्यान में रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% रिपीट नहीं होते हैं, जैसे थे वैसे ही आ जाएंगे अपार्ट फ्रॉम 1 और 2। द आइडिया इज कि जो आप वहां से पढ़ते हो, जो आप थीम्स वहां कवर करते हो, उनसे जुड़ के नया आंसर बन सकता है। जैसे 2014 में कैबिनेट के ऊपर सवाल पूछा गया कि द साइज ऑफ द कैबिनेट शुड बी ओनली एज बिग एज द गवर्नमेंट वर्क जस्टिफाइज। How far is efficacy of the government related to the cabinet? Inversely related to the size of the cabinet। मतलब कैबिनेट के ऊपर पहले सवाल आ चुका है, इसकी डिटेल्स में आप जा चुके होंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पार्लियामेंट किस हद तक एग्जीक्यूटिव के प्रति अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर पाता है, यह भी 2021 में सवाल पूछा गया। अगेन जहां पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के बारे में सवाल पूछा गया, वहां ब्रिटिश इंडियन अप्रोचेस टू पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को कंपेयर करवाया जा चुका है ऑलरेडी। इसका मतलब यह हुआ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यदि आप तैयारी अपनी करते हो, फाउंडेशन रखते हो, तो आपके पास एटलीस्ट 150 वर्ड्स का आंसर लिखने जितना कंटेंट तो आसानी से हो जाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम जो मेंस के अंदर 2 इनिशिएटिव्स लेके आ चुके हैं 2025 के स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहला इनिशिएटिव है जो बेसिक से आंसर राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए 48 डेज का एक प्रोग्राम चलेगा जिसको मेंस मेंटोरशिप बैच के नाम से जाना जाएगा। इस बैच के अंदर आपको 48 डेज तक हर रोज 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये क्वेश्चन आपके इवैल्यूएट होंगे, मैं ही ये क्वेश्चन इवैल्यूएट करूंगा पर्सनली, और मैं इस पे 1-on-1 सेशंस भी लूंगा। मतलब कि
जो स्टूडेंट के पर्टिकुलर इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए मेंटोरशिप सेशंस होंगे मेरे साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 क्वेश्चंस जो हैं उनके साथ साथ आपको लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट भी सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, ताकि आप 20 क्वेश्चन 3 घंटे में करने हैं उसके प्रति भी अग्रसर हो जाए। So you can, if you want, enroll in this particular course, or if you want to cover all the PYQs from 2013 onwards, तो आप GS के PYQ कोर्स में चाहते हैं तो enroll कर सकते हैं। Definitely you can be benefited। अब अगर इनमें से आप कुछ नहीं भी करते हैं तो भी हर रोज 12 बजे मेरे साथ यहां कम से कम जरूर जुड़ जाना, ताकि आपको बेसिक स्टेप्स में बता पाऊं। पॉलिटी गवर्नेंस का अगला कौन सा क्वेश्चन मैं कवर करूं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। 2024 के पेपर में से कौन सा क्वेश्चन कवर मुझे करना चाहिए ये मुझे कमेंट्स में बता दो। कल मिलते हैं, धन्यवाद।